नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पर्यावरण के क्वेश्चन में हम लगातार 400 प्रश्नों का टारगेट रखेंगे। 400 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होंगे, विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आए होंगे, सारे प्रश्नों को हम लोग क्या है कराएंगे। जैसे आपका यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी पीसीएस हो गया और यूपी ट्रिपल एससी हो गया, आरआरबी, हाई कोर्ट, यूपी पीसीएस लोअर, बीईओ, एचईओ, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे आयोग क्यों, चाहे वनडे हो, चाहे पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, अगर पर्यावरण के यहाँ से प्रश्न आएंगे तो सारे प्रश्न पत्र आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न पत्रों के जो भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लगातार आप अगर फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आपका घूम रहा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और आज का पहले प्रश्न और क्वेश्चन का 303 नंबर का देखिएगा। यहीं से कल की क्लास में हम छोड़े थे और आज यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? क्योंकि अब सरकार जो है सौर संगठन पे ज्यादा बल दे रही है, सोलर सिस्टम को ज्यादा प्रमोशन कर रही है, तो इसलिए पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए की नई दिल्ली, ऑप्शन बी की न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी की पेरिस और ऑप्शन डी की उपयुक्त में से कोई नहीं, यार उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 303 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको अगर जानकारी है तो इसको बताइए, 303 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी जो प्रथम बैठक की गई थी, इसकी प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। क्या हुआ था? दिल्ली में। इस समय भारत सरकार जो है इस सोलर सिस्टम को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, सोलर सिस्टम पे लोगों को ज्यादा निर्भर कर रही है और ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी भी दे रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर सिस्टम लगाएंगे तो भारत सरकार का जो ये फ्यूल खर्च है, जो बिजली उत्पादन करने के जो खर्चे आते हैं वो कम हो जाए, तो इसीलिए सोलर सिस्टम का ज्यादा प्रयोग भारत सरकार इस समय कर रही है। सबको सोलर पैनल पे लगा रही है, जिसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है। आइए, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत सरकार में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एयरपोर्ट को पूर्ण रूप से किससे सौर द्वारा यानी सोलर सिस्टम द्वारा संचालित किया गया था। उसका कौन सा हवाई अड्डा था? ऑप्शन ए कि बेंगलुरु में, ऑप्शन बी कि कोच्चि में, ऑप्शन डी है कि अहमदाबाद में, ऑप्शन सी है कि कोझिकोड में। तो ये प्रश्न जब आप आया था तो उस समय करंट का प्रश्न था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला के कोच्चि एयरपोर्ट जो था, इसको पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय पवन पतन क्या कर दिया गया था? चालू कर दिया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। 305 नंबर का प्रश्न कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन देखिएगा, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, ऑप्शन बी कि जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ऑप्शन सी कि जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और ऑप्शन डी कि जैव ईंधन मक्का में या मक्का से ही बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 305 की अगर मैं बात करूं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप बताइए तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका बी वाला होगा कि जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। जैव ईंधन जो होता है ये लागत क्या होता है? प्रभावी होता है। तो इसको बायोफ्यूल को देखिएगा, ये क्या होता है? कास्ट इफेक्ट होता है। तो इसका सही आंसर बी वाला ऑप्शन क्या है? सही होगा। कल की क्लास में सारी चीज को मैंने दिखा दिया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है, यानी बायोडीजल फसल कौन सा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया और बार बार ये पूछता है। तो बायोडीजल अगर फसल की बात करेगा तो कौन है? तो आप देखेंगे कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी के जेट्रोफा और ऑप्शन डी की आलू। ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है, बहुत एग्जाम में आया हो, तो आप तुरंत सटाक से मारेंगे जेट्रोफा जो है ये क्या है? आपको बायोडीजल फसल के रूप में जाना जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको गलती मत करिएगा। अगला है 307 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण का उत्पादन करता है? अर्थात न्यूनतम पर्यावरण का उत्पादन करता है, सॉरी न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। ऑप्शन ए कि हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कि पावर एल्कोहल, ऑप्शन सी कि पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है कि संपीड़न प्राकृतिक गैस। तो 307 का बताइएगा, 307 का बताइएगा क्या सही होगा? 307 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण को प्रदूषण करता है? अर्थात पर्यावरण क्या उससे कम प्रदूषित होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 307 का। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से जो बिजली बनती है ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या करता है? बहुत लाभदायक होता है। इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। लेकिन ये पेट्रोल है, संपीड़न प्राकृतिक गैस है, ये पावर
एल्कोहल, इससे क्या होता है, इससे घर जो है हमारा पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है क्योंकि फ्यूल जलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन से जो है ये हमारे पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। 308 की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। न्यूनतम पर्यावरण कौन प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है कि हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कि डीजल, ऑप्शन सी कि मिट्टी का तेल और ऑप्शन डी कि कोयला। इसका सही आंसर बताइएगा। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा, अभी मैं बताया हूं। तो इसका 308 का बताइएगा कौन करेगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है यही क्या है आपको सबसे सही दिख रहा है कि ये इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है या हमारे पर्यावरण के लिए सबसे क्या है लाभदायक होता है, ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। 309 का भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है या नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन ए गोदावरी डेल्टा में, ऑप्शन सी की गंगा डेल्टा में, ऑप्शन सी की हिमालय में और ऑप्शन डी की पश्चिमी तट पे। बताइएगा किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में आपको भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है। 309 का बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 309 का, भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा सबको आसान से है, बहुत आसान है। तो ये आपके गंगा के डेल्टा क्षेत्रों में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलता है कि गंगा में आपको भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आपको देखने को नहीं मिलता है। गोदावरी में, हिमालय में, पश्चिमी तट पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन गंगा डेल्टा में आपको इस चीज देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं 310 नंबर प्रश्न का कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, अर्थात मनुष्यों के द्वारा जो पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसे परजैविक कहते हैं, उसे प्रतिजैविक कहते हैं, उसे ह्यूगोमिलिन कहते हैं, उसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। तो बताइए क्या कहा जाता है, मनुष्य के द्वारा फैलाया गया पर्यावरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यही चीज को कहलाता है, ध्यान रखिएगा। 311 का जैव विघटन प्रदूषक है, जैव विघटित प्रदूषक है किसका, पारा, ऑप्शन बी वाहित मल का, ऑप्शन सी कि प्लास्टिक का और ऑप्शन डी के एस्बेस्टॉस का। बताइएगा कि कौन जैव विघटन प्रदूषण है, अर्थात जैव को क्या करता है प्रदूषित करता है। तो इसका सबसे आसान है, इसका सबसे आसान तरीका से आप देखेंगे तो जैव विघटित प्रदूषण कौन है, तो आपका वाहित मल है, यानी जो आपका मल है, जो मल मूत्र है, जो कचरा है, जो इसको क्या करता है ये बहता है, इससे हमारे जैव विविधता और हमारे पर्यावरण को प्रदूषण होता है। तो वाहित जल जो है इसको देखेंगे तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 312 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए सीवेज, ऑप्शन ए एस्बेस्टस, ऑप्शन सी प्लास्टिक और ऑप्शन डी पॉलीथीन। बताइएगा कौन जैव अपघटित प्रदूषण है, जो आपको जैव जो है अपघटित है, यानी उसका अपघटित नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है, बहुत लंबा समय लग जाता है इस चीज को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइएगा सीवेज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न क्या है आपसे एक बार पूछा था। तो इसका सही आंसर अगर आपसे पूछेगा तो आप इसको क्या करेंगे, बताएंगे, क्या बताएंगे, सीवेज यानी वाहित मल जो होगा ये इसका सही हो जाएगा, या सीवेज, या ए वाला ऑप्शन क्या है सही होगा। 313 नंबर के प्रश्न की मैं बात करता हूं। 313 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी की पॉलिथीन, ऑप्शन सी की पारा और ऑप्शन डी की रबड़। 313 का देखिएगा, 313 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्नीकरण का मतलब क्या हुआ, ये आपका पारा, पारा क्या हो जाएगा, ये निम्नीकरण है, अर्थात ये सड़ जाता है। 14 है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत क्या है। ऑप्शन ए जल प्रदूषण का, ऑप्शन ए भू प्रदूषण का, ऑप्शन सी की वायु प्रदूषण का और ऑप्शन डी की ध्वनि प्रदूषण का। अगर कोयला, पेट्रोल, डीजल का दहन होता है तो उससे क्या प्रदूषित होता है,
उससे क्या प्रदूषित होता है, तो जानते हैं जब कोयला, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल जलते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है, जिससे हमारे वायु को क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं या प्रदूषित होते हैं। अगला प्रश्न है कि 315 के निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए कि पीएन यानी पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, सेकेंडरी पॉल्यूशन नहीं है, तो इसको बताइएगा कौन सा नहीं है। 315 का बताइएगा कौन सा नहीं है। तो आपका द्वितीयक प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं आएगा, तो सी वाला ऑप्शन क्या आएगा, राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, थोड़ा तेजी से हम लोग चलेंगे। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला गैस, धुआं को आंखों से प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। अर्थात जब धुआं निकलता है उससे हमारे गैस को, धुआं से जो गैस निकलता है उससे हमारी आंखों में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है। उसमें कौन सा उत्तेजक होता है उसको बताना है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कि पेराक्सी एल्सिटाइन नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर बताइएगा क्या है। तो आंखों में जलन जो होता है उसका सही आंसर क्या होता है। आप देखे होंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, तो उसके जो ज्वलन पदार्थ निकलते हैं, जो धुआं निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको पेराक्सिन सिटाइल बोलते हैं। इससे ही हमारे आंखों में क्या है, जलन उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आंख में से पानी आने लगता है, लोग वहां से हटने लगते हैं। तो डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 17 का निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है यानी सेकेंडरी पॉल्यूशन है। ऑप्शन ए है कि स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सही आंसर हो जाएगा कि जो स्मॉग है ये क्या हमारा द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। और दिल्ली में जो है, दिल्ली में ये चीज हमको देखने को मिला था, जब स्मॉग बढ़ता है तो वहाँ लोगों को क्या है, सांस लेने में क्या होता है, बहुत दिक्कत होने लगती है। और दिक्कत जब होती है तो उससे क्या है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। ठीक है, 117 का स्मॉग क्या है, सही है, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। 18 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 318 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है और दुष्प्रभावित करने के बाद उसका क्या हो जाता है, मौत को उत्पन्न कर सकता है। कौन सा ऐसा प्रदूषक है, बताइएगा कौन सा ऐसा वायु प्रदूषक है जिससे रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, अर्थात आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और जिससे आपका हार्ट अटैक हो जाएगा और आप क्या करेंगे, कौन सा ऐसा है। ऑप्शन ए है एस्ट्रेटॉल्स धूल, ऑप्शन बी है कैडमियन, ऑप्शन सी लेड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब कोई वायु प्रदूषक होता है, जब आप घरों में सोते हैं तो आपको बार मना किया जाता है कि घरों में कोयला जलाकर या आग जलाकर आपको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घर में आप सोते हैं, आग जला के सोते हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या है, निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या है, निकलती है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा से व्यक्ति क्या, घुटन से उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके लिए दम घुट के मरने वाली ऑक्सीजन की, दम घुट के मरने वाले से होता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है ये बढ़ जाती है। इसीलिए हर व्यक्ति को आगाह किया जाता है कि सोते समय घरों में कोयला न जला के सोएं, घरों को कोयला से बंद करके सोए, ताकि उनकी जो मौत है ना हो पाए। इसीलिए ठंडियों के दिनों में देखते होंगे न्यूज में आपको आता होगा कि कोई व्यक्ति क्या हो गया, दम घुटने से मौत हो गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने से ऐसी घटना देखने को मिलती है। 319 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन के रक्त में घुल जाती है या घुल जाता है। ऑप्शन ए है कि पैन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है कि ओजोन। बताइएगा कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक रक्त में घुल जाता है, रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, कौन सा है। तो 319 का बताइएगा, 319 का सही आंसर क्या हो जाए। तो आपको देखेंगे कि 319 में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका यही है जो हमारे रक्त हीमोग्लोबिन में बहुत तेजी से क्या करता है, घुल जाता है। 320 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन के रूप में उत्पन्न होता है, अर्थात कौन सा ऐसा गैस है जो जीवाश्म ईंधन अर्थात जलाने के रूप में क्या करता है, उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए कि हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कि नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कि ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइएगा 320 का फटाक से आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा गैस है
जो वायु प्रदूषक है जो जीवाश्म की के ज्वलन में या ज्वलन के स्वरूप में उत्पन्न होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। 321 का है कि फ्लाई एश एक प्रदूषक है, फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पन्न है जो प्राप्त होता है जलाने के लिए कोल को, चारकोल को, मिट्टी के तेल को, कि सीएनजी को। एक फ्लाई एश है, इसका नाम फ्लाई एश के जो जलाने में काम आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 321 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जब आप कोल को देखेंगे, कोयले को, जब कोयला जलता है तो कोयले से छोटे छोटे जो कण निकलते हैं, वही कण हमारे वायु में जाते हैं, उसी को हम लोग फ्लाई एश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाई एश होते हैं। अर्थात कोयले के जलने के बाद जो उसके धुएं में छोटे छोटे कण हमारे वायुमंडल में घूमते हैं, उसी को फ्लाई एश बोलते हैं। ये प्रदूषक का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगला है लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है। लाइकेन जो है सबसे अच्छा किसका सूचक है, ऑप्शन ए है कि वायु प्रदूषक के, ऑप्शन बी कि जल प्रदूषक के, ऑप्शन सी कि मृदा प्रदूषक के, और ऑप्शन डी कि ध्वनि प्रदूषक के। तो लाइकेन जो है, जब हमारे वायुमंडल में वायु प्रदूषण ज्यादा होने लगता है तो लाइकेन की पौधा क्या है, ज्यादा दिखने लगते हैं, लाइकेन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा आपका वायु प्रदूषण थे। तो लाइकेन जो सबसे अच्छा सूचक होता है वायु प्रदूषक का। 323 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है। ऑप्शन ए कि लाइकेन, ऑप्शन बी है कि फर्न, ऑप्शन सी है कि मनी प्लांट, ऑप्शन डी कि अमर वेल। तो बताइएगा कौन सा जैविक सूचक का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका लाइकेन हो जाएगा। 323 का भी क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। वायु प्रदूषक जब बढ़ता है तो लाइकेन देखने को मिलता है। 324 निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। प्रश्न बहुत आसान है, कौन सा जल प्रदूषक नहीं। ऑप्शन ए कि जस्ता, ऑप्शन बी कि तांबा, ऑप्शन सी कि निकिल, और ऑप्शन डी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए कौन जल प्रदूषक नहीं है। 324 का देखिएगा कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। तो इसका सही आंसर जब आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे कि सर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जल प्रदूषक के रूप में कार्य नहीं करता। यही आपका क्या है, सही आंसर है। निकिल तो है। अगला है कि 325 का सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट का या सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्सिस। ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड या निकोटीन, ऑप्शन बी है सी है कार्बन मोनोऑक्साइड या बेंजीन, ऑप्शन डी है कि डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइएगा 325 का। 325 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में आप कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन की मात्रा क्या होती है, जो अधिक होती है, जो आपके लिए मुख्य प्रदूषक के रूप में काम करती है, जो धुएं में क्या है निकलते हैं। आप सिगरेट पीते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर होगा। आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग होंगे उनको भी क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पीने वाले से ज्यादा उसके इर्द गिर्द में खड़े होने वाले लोग को क्या है, धुएं से कैंसर की बीमारी होती है। तो धूम्रपान निषेध है, ये सरकार का आदेश है, इसको ध्यान रखिएगा। 326 नंबर की मैं बात करूं, 326 नंबर आपकी स्क्रीन पे है और 326 नंबर को पढ़िए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है। कह रहा है कौन सा ऐसी एक विधि है जो रोकथाम नहीं कर सके किसका, वायु प्रदूषण का। ऑप्शन ए कि बैग फिल्टर से, ऑप्शन बी कि साइक्लोन कलेक्टर से, ऑप्शन सी है कि साइक्लोन सेपरेटर से, और ऑप्शन डी कि साइक्लोन डिवाइडर से। तो बताइएगा कौन सा ऐसा विधि नहीं है जिससे वायु प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता। ये पूछा है 326 नंबर का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका साइक्लोन डिवाइडर जो होता है इसी से उसको नहीं रोका जा सकता है, बाकी सबसे क्या है उसको हम लोग रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 327 नंबर का अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा प्रदूषक के कारण होते हैं। जो अम्लीय वर्षा होते हैं वो किसके द्वारा वायु प्रदूषक का कारण होते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन सी की मीथेन का, और ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड का। जब अम्लीय वर्षा होता है तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है जिससे हमारे वायु को प्रदूषण करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 327 की अगर मैं बात करूं तो आप कहा जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें क्या होती है,
अधिक होती है, जिससे वायु प्रदूषक का कारण होता है। और बरसात जब होता है, जब वर्षा होती है, तो कहा जाता है कि वर्षा का पहली बारिश होती है उसमें भीगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भीगना चाहिए? कि हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के जो अणु होते हैं वो घूमते रहते हैं। जब वर्षा होती है तो उसी में चपक के वो क्या होते हैं, जमीन के नीचे आ जाते हैं। अगर उस बारिश में अगर व्यक्ति नहाते हैं तो उसके शरीर पे, स्किन पे दाद, खाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी इत्यादि क्या होता है। इसीलिए बारिश के पहले दिन या पहली बारिश में लोग नहाने से क्या है, बचते हैं, क्योंकि एक जो केमिकल होते हैं उसमें क्या ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, 328 प्रश्न की श्रृंखला में मैं बात करूं तो क्या है 328 का। 328 निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वृष्टि का कारण है, अर्थात अम्लीय वृष्टि का कारण है। बार बार प्रश्न वही दोहरा रहा है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रेट ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कि ओजोन। तो अभी मैं बताया हूं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 329 एक अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा होती है या अम्लीय वर्षा होती है, क्या होती है, बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल के वाष्प के कारण। ऑप्शन बी है कि वर्षा में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषक के मध्य प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन सी है कि बादल में जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। और ऑप्शन डी है कि बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जलवाष्प तथा विद्युत आवेशों के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो बताइए अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा या एसिड रेन कौन कहता है या कैसे होता है, उसके बताइएगा। यही पूछा है आपके 329 का। 329 का सही आंसर जो बताएगा मैं मान जाऊंगा क्या है, सही है। 329 का सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादलों में जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रदूषकों के मध्य प्रक्रिया का ये फलस्वरूप होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अगला प्रश्न 330 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। बार बार प्रश्न वही पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा है, ऑप्शन ए CFC, ऑप्शन बी है कि CH4, ऑप्शन सी है कि O3 और ऑप्शन डी है कि SO2। तो 330 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 330 का सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं अभी बताया, बार बार ये चीज को बताया जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है यही क्या होती है, हमारे वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनता है। अगला है 331 नंबर का प्रश्न, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है। ऑप्शन ए कि चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कि नॉर्वे और ऑप्शन डी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइएगा किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा होता है। 331 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होने वाला देश कौन है, ऑप्शन ए कि चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कि नॉर्वे और ऑप्शन डी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सबसे अम्लीय वर्षा कहाँ होता है, आपको नॉर्वे में देखने को मिलता है। नॉर्वे में अम्लीय वर्षा देखने को आपको मिलता है। 332 नंबर का प्रश्न, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन सा क्षतिग्रस्त होता है, सबसे ज्यादा कौन सा क्षतिग्रस्त होता है अम्लीय वर्षा से। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी की फ्रांस, ऑप्शन सी के नॉर्वे और ऑप्शन डी की जर्मनी। तभी तो मैं बताया कि नॉर्वे, नॉर्वे अभी मैं बताया तो नॉर्वे 3 नंबर कहाँ है, 3 नंबर किस में दिया, ये तो कट जाएगा। अब बच गया 3 ऑप्शन, तो जिसमें 3 है तो नॉर्वे और एक हो जाएगा आपका, नॉर्वे के साथ मैच करिए कौन सा हो जाएगा, नॉर्वे के साथ कौन सा हो जाएगा, तो आपका कनाडा। क्या कनाडा और नॉर्वे में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा से लोग क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कनाडा और नॉर्वे में सबसे ज्यादा क्या है, अम्लीय वर्षा से लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 333 का, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। औद्योगिक जो मलबे होते हैं, जो औद्योगिक कारखाने से जो मलबे निकलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा रासायनिक प्रदूषक होता है। ऑप्शन ए के चमड़ा उद्योग में, ऑप्शन बी के कागज उद्योग में, ऑप्शन सी के रेयान उद्योग में, ऑप्शन डी की वस्त्र उद्योग में। बताइएगा कि जो वेस्ट होते हैं किस औद्योगिक में सबसे ज्यादा वेस्ट निकलते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 33 का देखिएगा, 33 का सही क्या हो जाएगा, जब आप चमड़ा उद्योग देखते हैं, जहाँ चमड़े उद्योग कारखाने होते हैं, इससे जितने भी मलबे निकलते हैं, जितने भी वेस्ट निकलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो रासायनिक प्रदूषण होता है इन्हीं से होता है, चमड़े का भी। आप कानपुर चले जाइए, आगरा चले जाइए, तो चमड़े वाले उद्योग के क्षेत्र में तो बदबू बहुत आते हैं, बहुत स्मेल आते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक
से संबंधित नहीं है, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है कि स्मॉग, ऑप्शन बी है कि अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी है कि यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन सी है कि एस्बेस्टोसिस, एस्बोस्टेसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका बताइएगा 34 का बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, स्ट्रोफिकेशन जो है ये आपके वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 335 नंबर का कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले आजीवक प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए कि बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है कि शैवाल, ऑप्शन सी है कि आर्सेनिक अम्ल, ऑप्शन डी है कि विषाणु। तो बताइए भूमिगत जल होता है उसको सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला कारक कौन सा है। तो 335 का देखते हैं कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो बहती हुई जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारा जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। आर्सेनिक को देखा जाएगा। अगला प्रश्न है 336 नंबर का प्रश्न है, किस जल के क्षेत्र में बीओडी की अधिकता का संकेत देती है जिसका जल होता है। बीओडी की मात्रा कैसे बढ़ जाती है, इसका संकेत है खनिज प्राप्त कर, गैस प्राप्त कर रहा है, कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, कि एस्ट्रोफिक हो रहा है। तो बताइएगा जब नदी के जल में बीओडी की मात्रा बढ़ जाता है उसका अधिकता संकेत कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि इसमें बीओडी की मात्रा बढ़ जाता है। या तो उसमें खनिज प्राप्त कर रहा हो वो जल, या उसमें गैस की मात्रा प्राप्त हो रहा हो, या सीवेज का प्रदूषित हो जाए, या सीवेज से जो पानी है उसमें जाता हो, या स्ट्रोफिक के कारण होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 36 की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा कि जब किसी नदी में सीवेज या नदी में नाले का पानी जाने लगता है, दूषित पानी जाने लगता है, उस नदी में आप देखेंगे बीओडी की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कानपुर में देखेंगे तो हमेशा बढ़ा रहता है। 37 नंबर का प्रश्न है, 337 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण, ध्यान रखिएगा, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है। कैसे मापी जाती है, क्लोरीन की, ऑप्शन बी की नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी की ओजोन की, और ऑप्शन डी है कि ऑक्सीजन की। 337 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो जब जल में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए जो खुली मात्रा मापी जाती है वो ऑक्सीजन की मापी जाती है। किसकी, ऑक्सीजन की मापी जाती है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 338 नंबर का कि गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। गंगा नदी में बीओडी की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए कि हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, ऑप्शन बी कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, ऑप्शन सी है कि इलाहाबाद तथा पटना के मध्य, और ऑप्शन डी पटना तथा उल्लूबेरिया के मध्य। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाता है। तो बीओडी की मात्रा जो था बायोलॉजिकल जो डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो आप कानपुर से और इलाहाबाद के बीच में देखेंगे तो बीओडी की मात्रा सर्वाधिक नदी में क्या ज्यादा देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 339 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित होता है, कहाँ पे आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषित होता है, बार बार प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन ए कि हरियाणा, ऑप्शन बी कि राजस्थान, ऑप्शन सी कि मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी कि पश्चिमी बंगाल। तो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण का होता है, आपके हुगली नदी का नाम सुने होंगे, हुगली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हुगली के साथ साथ एक और नदी है जो बंगाल में बहती है, दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण की घटना देखने को मिलता है। तो 339 का क्या हो जाएगा आपका, 339 का डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइए 340 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूं तो अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है जो बायोलॉजिकल डेजर्ट के रूप में जानी जाती है, पॉल्यूशन के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी है, ऑप्शन ए है कि यमुना नदी, ऑप्शन बी है कि पेरियार नदी, ऑप्शन सी है कि दामोदर नदी, और ऑप्शन डी है कि महानदी। तो ये बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है। तो दामोदर नदी को हम लोग जैविक मरुस्थल नदी के नाम रूप में भी जानते हैं। ये आपके पश्चिम बंगाल में बहती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। 341 नंबर का प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। प्रश्न फिर दोबारा वही रिपीट किया गया। तो दामोदर नदी को ही हम लोग जैविक मरुस्थल के रूप में कहते हैं। प्रश्न क्या है, दोबारा काउंट हो गया है। 342 है कि नाकनी संरक्षण उत्पन्न होता है, किससे होता है, नाकनी संरक्षण किससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए कि पारा के प्रदूषण के द्वारा, ऑप्शन बी है कि शीशे के प्रदूषण के द्वारा, ऑप्शन सी है कि सांखिया प्रदूषक के द्वारा, ऑप्शन डी है कि फ्लोराइड के प्रदूषक के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर बताइएगा। 342 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसको पता होगा तुरंत बताइएगा। तो ये फ्लोराइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, जो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है उसी को हम लोग नाक नीस संरक्षण कहते हैं। इससे क्या होता है, जब फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है तो आपके दांत जो होते हैं, दांत कमजोर होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं और खुद उड़ के गिरने लगते हैं। तो फ्लोराइड की मात्रा क्या है, बढ़ने से आपके दांतों में क्या दिक्कतें आने लगती हैं। 343 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है, कौन सा मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए कि लंदन, क्या है लंदन में, ऑप्शन बी कि जेनेवा में, ऑप्शन सी है कि पेरिस में, और ऑप्शन डी कि रोम में। बताइएगा निम्नलिखित में से कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है, लंदन, जेनेवा, पेरिस, रोम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपके लंदन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, लंदन में स्थित है। ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ए वाला क्या है, सही आंसर है आपका। 344 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्ते को सरसराहट का डेसिबल स्तर पर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है कि 10 डेसिबल, ऑप्शन बी है कि 20 डेसिबल, ऑप्शन सी है कि 60 डेसिबल, ऑप्शन डी है कि 100 डेसिबल। जब हवा चलती है तो पत्ते क्या होता है, सरसराहट की आवाज होती है। तो वही पूछा गया है कि जब पत्ते सरसराहट की आवाज करते हैं तो कितने डेसिबल तक उनका क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। वही डीबी पूछा गया है 344 का। क्या है 344 का, तो लगभग आपके 20 डीबी के करीब में क्या है आपको देखने को मिलता है ऐसी चीजें कि इतने डेसिबल तक उसकी आवाज आती है। आपका 345 नंबर का कि ध्वनि प्रदूषक को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। ऑप्शन बी कि नैनोमीटर्स का, ऑप्शन बी कि डेसिबल का, ऑप्शन सी है कि हर्ट्ज का, और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि को मापने के लिए एक ही उपाय है, आपको डीबी एंड डेसिबल का प्रयोग किया जाता है उसको नापने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 346 नंबर का प्रश्न है कि कथन एक जो कह रहा है कि मृदा प्रदूषक औद्योगिक प्रदूषक की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कारण कह रहा है कि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करता है। दोबारा पढ़िएगा कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है क्योंकि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करता है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका क्या सही होगा, तो जिस तरह से प्रश्न पढ़ रहे हैं ये कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है, तो बात ये भी सत्य कह रहा है। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन में की श्रृंखला में प्रवेश करता है, ये भी सत्य बात है। आर ए और आर दोनों क्या है, सत्य है, और आर ए की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे कल से इसके आगे से प्रश्न लेकर आएंगे।